हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा आप लोगों ने। तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं फिर से। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले हमारे जो क्लास का नियम है ये होता है कि आप और हम ही कमरे में बैठे मिलेंगे। यहाँ पर हम आपसे प्रश्न करेंगे और आप उनके जवाब देंगे। बिल्कुल आप लोगों की जो क्लास होती है 40 से 50 मिनट की है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप पूरे ध्यान से एकाग्रता के साथ काम करें यहाँ पर जी। और हम उनसे जो आप लोगों से जो भी सवाल पूछेंगे उनका जवाब देने का प्रयास करें। चलो एक बात और बता देते हैं, हम लोगों ने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुराने भी हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें उन्हें सुनने को मिल जाती है इस कंपटीशन के दौर में। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, दुनिया है ये। आप लोग समझते हो कि भगवान श्री राम को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा है, तो आप तो है ही क्या, अभी इंसान भी नहीं बन पा रहे हम और आप लोग तो सही से अभी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारे और खुद पर ज़्यादा विश्वास रखें। हम पर भी विश्वास मत करें इतना कि आप लोग, हम तो ये कहेंगे कि आप लोग सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास रखें, आप लोग काम को रखें आगे अपने तैयार। और बस एक ऐसे आप लोग को व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो आप लोगों को आपका रास्ता दिखा सके बस। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी जिस काम को आप लोग लेकर चले थे। आप लोगों के लिए हम लोग केवल इतना कहेंगे, जो भी आप लोगों को गलत कहते हैं यहाँ पर जी, जिस प्रकार के कमेंट करते हैं कि इतने समय हो चुका आपको तैयारी करते हुए और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है या क्या है, तो हो सकता है कुछ भी कंडीशन हो सकती है किसी के साथ में जी। या तो ईमानदारी से पूरा 100% ना दिया हो, या तनाव में रह करके तैयारी की हो, या फिर उसे सही रास्ते पर नहीं चला हो। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग। लेकिन आप लोग घबराए मत। फिर भी देखो, लोग तो कहते ही रहते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग फिर भी यहाँ पर ये बताएं, यदि लोगों के विषय में कहे, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले एक दिन। आप लोग इसलिए इस प्रकार से तैयारी में लगे रहे, जो भी काम की आप लोगों ने ठानी थी वो करके दिखाएंगे जी आप लोग जी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं काम को जरा हम लोग। तो सुन लेते हैं आप लोगों से हम। आप लोग प्रश्न बताइए हमें जरा यहाँ पर कि उत्तराखंड में ये जो पटवारी की जो व्यवस्था थी, पटवारी पद की व्यवस्था, ये कब से चली थी? आप लोग जवाब देकर चलना हमें। तो आप लोग कहेंगे 1819। आप लोग बताइए यहाँ पर, ये पटवारी की व्यवस्था 1819 में पद चल गया था, लेकिन पटवारी के पद को राजस्व के साथ साथ में पुलिस व्यवस्था का कार्य भी कब से दे दिया गया? आप लोग कहेंगे 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था चल गई 1874 में। चलिए आप लोग ये बताइए हमें, अंग्रेजों के शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने थे? आप लोग कहोगे 19। कुमाऊं में अंग्रेजों के शासनकाल में पट्टियां कितनी थी? 125। गढ़वाल में कितने परगने थे उस समय? 11 परगने। गढ़वाल में पट्टियां कितनी थी? 86 पट्टियां। अच्छा आप लोग बताइए कि अल्मोड़ा और नैनीताल कब बने थे? 1891 में। आप लोग बताइए कि पौड़ी जिला कब बना? 1840 में। आपको बताना है यहां पर कि 1997 में कौन कौन से जिले बने। तो आप लोग कहोगे चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। चलिए आप लोग बताइए कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तीनों कौन से ईयर में बने? तो आपका जवाब होगा 1960 में। चलिए बताइए कि गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो आप लोग कहेंगे 1969। और कुमाऊं मंडल कब बना? आपका जवाब होगा 1854 में। चलिए टिहरी रियासत का विलय उत्तराखंड में, ये जो टिहरी रियासत उसका विलय भारत में कब हो गया? तो 1 अगस्त 1949 में। चलिए ये बताइए हमें यहां पर कि टिहरी जो क्षेत्र है, ये अलकनंदा नदी के पूर्व का एरिया है या पश्चिम के? तो आपका जवाब होगा ये पश्चिम का एरिया है, अलकनंदा नदी के टिहरी रियासत। चलिए हमें ये भी बताइए आप लोग जरा कि देहरादून और चकराता पहले सहारनपुर मंडल में थे, और जब ये देहरादून को देखते हैं मेरठ मंडल में गया, तो कब गया था देहरादून मेरठ मंडल में? तो आपका जवाब होगा 1871। अच्छा, मेरठ मंडल से ये गढ़वाल मंडल में कब आया है देहरादून, गढ़वाल में?
तो आपका जवाब होगा 1975। अच्छा, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कब बना? तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1988 को। चलिए आप लोग हमें बताइए, राज्य पशु का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कस्तूरी मृग। अच्छा बताइए, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा मास्कस क्राइसोगास्टर। चलिए हमें यह भी बताइए कि हिमालय मस्क डियर भी कहते हैं इसको, राज्य पशु कस्तूरी मृग को, इसमें कितने ग्राम तक कस्तूरी मिलती है? तो आप कहेंगे हमें 30 से 45 ग्राम। कितने वर्ष के बाद ये कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 3-3 वर्ष के बाद। चले हमें ये बताइए, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान। तो आपका जवाब होगा बागेश्वर। अच्छा, कांचुला खर कहां पर है? तो आपका जवाब है चमोली में, जो 1982 को बना था। कांचुला खर्क प्रजनन और संरक्षण केंद्र है कस्तूरी मृग के लिए, कांचुला। महरूड़ी कस्तूरी मृग 1977 का था। अस्कोट कब का था? 1986 का अस्कोट मिला है। तो ध्यान देना, यदि आप लोग से कोई भी प्रश्न छूटा हो या आप लोगों के याद नहीं आ रहे हो, आधे अधूरे याद आ रहे हो, तो घबराना मत, कुछ तो याद हुआ आपके। आप लोग पीछे से फिर से आना, 2 बार से याद करके उन्हें। इसलिए यही गलती है हमारी कि हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, पीछे देखते भी नहीं मुड़कर जी कि पीछे कितना हमारे याद है कितना नहीं। तो आप लोग आगे भी बढ़ो, लेकिन पीछे से रिवाइज भी करते चलो समय समय पर आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग जरा, तो देखते हैं आगे बढ़ाते हैं क्लास को जी आपकी। ध्यान देना जरा पॉइंट पर। हम लोगों ने पॉइंट छोड़ दिया था यहाँ पर जी, आ गए थे विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर आ गए थे हम लोग जी। ये है टॉपिक जी आपका, यहाँ पर ध्यान देना जरा। हम लोग आ गए थे इस पर जी, आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लेना, विधानसभा सदस्यों की संख्या। अब देखो विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तराखंड में देखकर चल रहे हम लोग कितने हैं। गठन से पहले राज्य मतलब उत्तराखंड में विधानसभा की कुल, विधानसभा की 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थी। जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो गठन से पहले यूपी में उत्तराखंड था, उस समय विधान परिषद की 9 सीटें मिली हमें यहाँ पर जो उत्तराखंड में, और विधानसभा से 22 सीटें मिली थी। जब उत्तराखंड का गठन होने से पहले की बात है कि इतनी सीटें उत्तराखंड को मिलेगी, विधानसभा की 22 और विधान परिषद की 9 सीटें मिलेगी उत्तराखंड का गठन जब हो जाएगा। अब देखो गठन के उपरांत, मतलब गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या, मतलब परिसीमन किया गया, परिसीमा हमारे उत्तराखंड की सीमा कहां से कहां तक बैठेगी और देखो कितने यहां पर विधानसभा सीटें मिलेगी, इस प्रकार से परिसीमन किया गया। तो परिसीमन के बाद कितनी हो गई विधानसभा की सीटें? 70 हो गई, 70 हो गई जी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड विधानसभा की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो हम लोग नाम लेकर चलेंगे 70। अब देखो फरवरी 2008 में पुनः परिसीमन किया गया, पुनः परिसीमन हुआ, तो उत्तराखंड में 2001 में परिसीमन और उत्तराखंड में 2008 में परिसीमन। पहला परिसीमन हम लोग देखकर चले 2001 में यहाँ पर जी। अब देखो जरा विधानसभा की सीटें कितनी हो गई जी? 70। पॉइंटों को याद रखना, जब उत्तराखंड बन रहा था तो बनाने से पहले यूपी में था ये, तो यूपी की 22 विधानसभा की सीटें और विधान परिषद की कितनी 9 सीटें उत्तराखंड में आनी थी, तो कुल कितनी हो गई? 22 और 9 31 हो गई जी। ध्यान देना जरा आगे। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हमारे पास? 70 है जी। तो राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कितनी है यहाँ पर जी? देखो 70 विधानसभा सीटें है जी उत्तराखंड में। इन 70 में से आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीटों की संख्या 15 है। इंपोर्टेंट पॉइंट जी, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हमारे पास? 15। इन 15 में से जो आरक्षित है विधानसभा में 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए है। 70 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से 15 आरक्षित है, उन 15 में से 13 एससी की और 2 एसटी की सीटें हैं। याद रखेंगे, पॉइंट बहुत मुख्य है। अब देखो इसने कहा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कहां पर है? एसटी के लिए जो 2 सीट है यहाँ पर, एसटी की 2 सीट कहां पर है? तो एक है चकराता में, चकराता देहरादून में पड़ता है, जानते हैं आप। और देखो एक कहां पर है? नानकमत्ता में। और नानकमत्ता कहां पड़ता है जी? उधम सिंह नगर में। आगे लिखा देखो, ये है उधम सिंह नगर लिखा हुआ, और चकराता के लिए देहरादून। तो एसटी की जो 2 सीटें में कहां पर है विधानसभा की? तो एक चकराता देहरादून, एक नानकमत्ता में है जी। आप लोग ध्यान से इन चीजों को करते रहना जरा। तो हम लोगों ने क्या प्रश्न पढ़े अभी यहाँ तक? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या अभी उत्तराखंड में कितनी है? 70 है। इनमें से आरक्षित कितनी है? 15 है। इनमें से एससी कितनी है? 13 है। इनमें से एसटी कितनी है? 2 है। एसटी की 2 कहाँ है? एक चकराता देहरादून में और एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। अब देखो पहले कितनी सीट आनी थी यहाँ पर? 22 विधानसभा की आनी थी और 9 विधान परिषद की आनी थी उत्तराखंड में। अब पहले की बात थी ये केवल, अब वर्तमान में 70 चल रही है। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। अंतरिम विधानसभा
अब अंतरिम किसे कहते हैं ये बात ध्यान रखना, अंतरिम बोलते हैं अस्थायी को, अंतरिम अस्थायी को बोलते हैं, निर्वाचित को नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर जी। तो अंतरिम विधानसभा देखो जरा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, उत्तर प्रदेश का तो दोबारा ही गठन होगा जब वहां से उत्तराखंड निकल कर जा रहा है, तो इस कारण से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, विधेयक मतलब प्रस्ताव या बिल 2000 में था उस समय। तो उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा के लिए 31 विधायकों की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के लिए कितने विधायकों की व्यवस्था की? 31। 22 पीछे पड़े हैं आप लोगों ने विधानसभा के। अब ये देखो 31 विधायकों में, इन 31 विधायकों में से 22 सदस्य हम लोग देखकर चलेंगे, ये जो 22 सदस्य हैं ये विधानसभा के हैं, विधानसभा के लिए 22 सदस्य विधानसभा के, और जबकि 9 सदस्य क्या है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य थे ये। तो 9 और 22 कितने हो गए? 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई उत्तराखंड के लिए, जब उत्तराखंड को बना रहे हो यूपी से अलग करके। लेकिन अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले, ये जो कहा गठन होने से ठीक पहले अंतरिम विधानसभा का ठीक पहले विधान परिषद की बात की है, 9 सदस्यों में से एक सदस्य, ये कहा देखो 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कितने रह गए जी? फिर 8 रह गए। समाप्त होने के कारण गठन के समय, ये कहा गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई जी? 8। तो विधान परिषद के 8 सदस्य और विधायक कितने थे विधानसभा के? 22। तो अंतरिम विधानसभा में कितने बच गए? 22 और 8, 30 विधायक मिले जी उत्तराखंड को, मिले जी 30। 31 मिलने थे जी उस समय जब उत्तराखंड बनने जा रहा जी, 31 मिलने थे, लेकिन कितने मिले जी? 30 मिले जी। पर्सन आ जाता है कभी घूम कर जी, है ध्यान रखना पॉइंटों को जी, कि जब उत्तराखंड बना कितने विधायक थे उत्तराखंड के पास? तो 31 विधायक थे जी उस समय जी। और 31 में से हम लोग देखकर चले एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो कितने बचे जी? 30 विधायक। तो उत्तराखंड को कितने मिले जी? 30 विधायक मिले थे, व्यवस्था 31 की गई थी। अब देखो जरा जी आगे, 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो देखिए उत्तराखंड में का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन गया। और राज्यपाल कौन बने उत्तराखंड के उस समय? सुरजीत सिंह बंडाला। तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल ध्यान रखेंगे कौन थे? सुरजीत सिंह बंडाला थे पहले राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो सुरजीत सिंह बंडाला राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। अब नित्यानंद स्वामी को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल ने दिलाई है, शपथ दी। तो देखो जरा, अंतरिम मंत्रिपरिषद में उस समय मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे उस समय जी। तो हम लोग देखेंगे जो 30 विधायक मिले थे उनमें से प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बंडाला बन गए और प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बन गए। और कैसे हैं ये? अंतरिम है, इनका कोई चुनाव नहीं हुआ, बिना चुनाव के रखे गए मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी भी और राज्यपाल सुरजीत सिंह बंडाला भी। हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर जी। अब देखो जरा आगे, ये कह रहा 30 विधायकों में से 23 भाजपा के थे, 2 सपा के थे, 2 बसपा के, 2 कांग्रेस के। कोई आवश्यक नहीं, छोड़ सकते हैं जी, कोई जरूरी नहीं इतना आवश्यक पढ़ना जी। पेपर निकालने के लिए ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो बात है कि छोड़ना क्या है। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि हमें क्या याद करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि छोड़ना क्या है। तो उन्हें छोड़कर चले पॉइंटों को आप लोग अभी चले जरा जी। जब आप लोग ये कंटेस्ट हो जाएगी ना यहाँ पर परीक्षा वाणी जी, तब जाकर के आप लोग उन पॉइंटों को पढ़ना चाहोगे पढ़ लेना, अन्यथा हम तो ये कहेंगे मत पढ़ना, भले ही आप लोगों के वहाँ से पर्सन घूमने लगे। यदि घूमेंगे तो पर्सन गलत होंगे, वहाँ पर अधिक बच्चोगे, इसलिए केवल यहाँ पर देख कर चले जितना भी आपको बता रहे जी। अभी हम अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हैं इन्हें हमने जरा, अब देखो ये कह रहा है यहाँ पर जी नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र, नित्यानंद स्वामी ने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री जो बने थे। उनके बाद जो 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री, ये भी अंतरिम सरकार के बने, मतलब ये अस्थायी है, बिना चुनाव के बने, कोई चुनाव नहीं हुआ था जी, बिना चुनाव के मुख्यमंत्री बने जी। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन मिले हमें? भगत सिंह कोश्यारी। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वे थे हमारे नित्यानंद स्वामी। दोनों अंतरिम है, कोई चुनाव नहीं हुआ अभी तक। 2 मार्च 2002 को मुख्यमंत्री रहे ये जी, 2 मार्च 2002 तक रहे, 29 अक्टूबर 2001 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 से लेकर जी। अब देखो भगत सिंह कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री, कुछ नहीं पढ़ना छोड़ दो। आगे देखो जरा, आगे आइए यहाँ पर अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए। तो अब पर्सन देखो जरा कौन कौन से पर्सन आपके बन गए जी पेपर के लिए। अब पर्सन को रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनना जी आप लोग। हम लोग कहेंगे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो आप लोग कहोगे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन? उनका नाम होगा भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड में जो दोनों मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों का चुनाव नहीं हुआ, बिना चुनाव के रखे गए, इस कारण से हम लोग कहेंगे निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब देखो अंतरिम मुख्यमंत्री है। अब प्रश्न यदि बनेगा कि पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बताओ, तो वे होंगे नारायण दत्त तिवारी।
नित्यानंद नहीं, नारायण दत्त बता रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर वे है निर्वाचित, अब ये दोनों बने थे यहाँ पर अंतरिम। अब प्रश्न ये भी है कि अंतरिम विधानसभा का अध्यक्ष बताओ, या उत्तराखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष का नाम प्रकाश पंत, पहला विधानसभा अध्यक्ष, तो ये भी निर्वाचित नहीं है, ध्यान देना जरा। और उत्तराखंड में पहला प्रथम सत्र कब चला विधानसभा का, सत्र मतलब बैठक जो 2-3 महीने तक आप लोग देखते हो, प्रथम सत्र चला 9 जनवरी 2001 को। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, कभी भी प्रश्न में आ जाते हैं जी, पेपर में जी, कभी भी आ जाते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, ध्यान देकर चलना जरा। अब देखो जरा आगे, देखो जरा हम लोग पॉइंट को देखते हैं। अब आगे आइए, अब आप लोगों को देखना है यहाँ पर जी प्रथम निर्वाचित विधानसभा, प्रथम निर्वाचित विधानसभा। अब ये है यहाँ पर लिखा है पॉइंट जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा। प्रथम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ। 14 फरवरी 2002 को विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे इसे जी, कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा का चुनाव, अब तक चुनाव नहीं हो रहे थे जी, तो प्रथम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ है। अब देखो 2 मार्च 2002 को शपथ ली गई। शपथ को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम देखो लिखा है, राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित थे वे कौन बन गए, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है नारायण दत्त तिवारी। अब पहला चुनाव कब हुआ, 14 फरवरी 2002 को, और कौन मुख्यमंत्री बने, तो नारायण दत्त तिवारी पहले मुख्यमंत्री बने यहाँ पर उत्तराखंड में। हम लोग देख कर चलेंगे पॉइंटों को जरा। अब देखो उस समय विधानसभा में महिला कितनी थी, 4 महिला सदस्य थी उस समय, जब प्रथम निर्वाचित सरकार बनी है। 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ और 2 मार्च 2002 को हम लोग देखते हैं शपथ ग्रहण हुआ। यहाँ पर जी डेट सहित याद रखना जी इस पहले चुनाव को जी, उत्तराखंड में होने वाले। और 4 महिला थी उस समय जी यहाँ पर जी, और 2 कांग्रेस से 2 बीजेपी से, छोड़ सकते हैं जी पॉइंटों को। यशपाल आर्य को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रश्न सुनो, प्रकाश पंत पीछे विधानसभा के अध्यक्ष थे, वे थे अंतरिम के, और यशपाल आर्य है निर्वाचित। तो अब प्रश्न ये है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड में कौन, वे है यशपाल आर्य, और पहले अध्यक्ष कौन, वहां पर पीछे पड़े प्रकाश पंत, लेकिन निर्वाचित नहीं थे वे, ये है निर्वाचित यशपाल आर्य। बात समझ गए। अब देखो प्रथम निर्वाचित विधानसभा को पढ़ा हमने, दूसरी निर्वाचित को छोड़ दो, तीसरी को भी छोड़ दो, चौथी को भी छोड़ दो। अब देखो क्या पढ़े जी, फिर हम आगे हम पढ़ेंगे 5वीं निर्वाचित विधानसभा, इंपोर्टेंट हमारे लिए 5वीं निर्वाचित विधानसभा। पेपर में जहां से प्रश्न फंसते हैं जिस प्रकार से आते हैं केवल वहीं पर काम कर रहे हैं हम लोग जी। आप लोगों को हम लोग पहले ही बता चुके कि जो पढ़ना है हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना हमें जी। चलिए देखते हैं जरा। अगर 5वीं निर्वाचित विधानसभा, हो सकता है पुरानी बुक है जिनके पास उनके पास ना लिखी हो, तो ये पॉइंटों को ऐड कर लेना 5वीं निर्वाचित विधानसभा किसी पेज पर और किताब में चिपका देना अपनी, अगर हो सके तो जी। आप लोग ये काम जरूर करके चलना, हम लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही काम करना है जरा। देखो जरा 5वीं निर्वाचित विधानसभा, हो सकता है पुरानी बुक में ना दी हो जी, तो नई बुक हम लोगों ने लगा रखी जी, आप लोग इसे पढ़ना जरा। 5वीं निर्वाचित विधानसभा का चुनाव कब हुआ, 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुए थे चुनाव। 10 मार्च 2022 को चुनाव परिणामों की घोषणा की गई थी, 10 मार्च 2022 को जी। 14 फरवरी 2022 को हुए थे जी चुनाव, बस इतना याद रखें हम लोग जी। अब देखो 5वीं निर्वाचित विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 2022। अब देखो 70 सीटों में से भाजपा को कितनी मिली है, याद रखेंगे जरा, इंपोर्टेंट है पॉइंट। भाजपा को मिली 47 सीट, कांग्रेस को कितनी मिली हुई जी, 19 सीट मिली है, बस 2 के याद रखेंगे और तीसरा छोड़ दे, बसपा को कितनी मिली है, अन्य को कितनी मिली है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस को कितनी मिली हुई यहाँ पर जी, उसे देखकर चले जी। कांग्रेस को मिली थी यहाँ पर जी 19 और भाजपा को मिली जी 47, तो पूर्ण बहुमत से भाजपा ने सरकार बना रखी जी अभी अपनी जी 70 सीटों में से। अब देखो जरा यहाँ पर लिखा है इसने, भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत हुई है जो 2022 में हुई जी। अब 23 मार्च 2022 को इसने लिखा है, 23 मार्च 2022 को 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल गुरमीत सिंह, हमारे राज्यपाल कौन है जी वर्तमान, गुरमीत सिंह है। कौन से नंबर के राज्यपाल, जवाब दो आप लोग जरा, 8वें नंबर के। अब मुख्यमंत्री बने। अब देखो गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, तो 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब वर्तमान में चल रहे जी 12वें नंबर के हैं। तो हम लोग वर्तमान की सरकार को पढ़ा रहे जी आप लोगों को जी। तो हम लोग देखते हैं 12वें मुख्यमंत्री कौन है जी, पुष्कर सिंह धामी है, ये रहे पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान में राज्यपाल बताओ, तो गुरमीत सिंह है, ये रहे जी राज्यपाल यहाँ पर जी। 23 मार्च 2022 को शपथ ली इन्होंने। जो पॉइंट बता रहे केवल इतने ही पॉइंट लिखकर चलने हैं जी। अब वर्तमान में देखो इस बार महिलाओं की संख्या कितनी है, 8 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं। और प्रारंभ में कितनी थी जब पहला चुनाव हुआ था, तो केवल 4 महिलाएं थी, 8 निर्वाचित महिलाएं, लेकिन 8 नहीं जी अब 9 हो गई जी, ध्यान रखना जी। अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था, बागेश्वर से भी एक महिला जीती है, पार्वती शायद नाम है, एक बार चेक कर लेना आप लोग जरा, बागेश्वर से जी चेक कर लेना एक बार। तो महिलाओं की संख्या आप लोग 9 कर लेना जी फिर जी वहां पर जी,
ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर 8 की जगह पर 9 कर लेना जो वर्तमान में जी, एक बार चेक कर लेना आप लोग प्रश्न को, ठीक है जी। खंडूरी को अब देखो यहाँ पर कोटद्वार सीट थे, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की एक विधायक, उसका नाम है रितु खंडूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जी। रितु खंडूरी कौन सी सीट से चुनाव जीत रखी है? कोटद्वार से जी। और राज्य की मतलब उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो हम लोग कहने जा रहे हैं यहाँ पर जी आप लोग को एक प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से समझना जरा। हम लोग कहेंगे उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा की अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन चल रही है? तो रितु खंडूरी चल रही है उत्तराखंड में विधानसभा की अध्यक्ष। जब पहला विधानसभा अध्यक्ष बना तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रकाश पंत। लेकिन निर्वाचित सरकार में पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? उसका नाम था यशपाल आर्य। बात समझ गए जी आप लोग? तो इन पॉइंटों को ही पकड़ कर चलना जी किताब से, जो आपके पढ़ने के जी। समितियां छोड़ दो जी, नेता विरोधी दल, विरोधी दल में से जो पॉइंट बताने जा रहे हैं जी उसे पढ़ो बस केवल। अब देखो क्या प्रश्न यहाँ से उठता है। राज्य विधानसभा में द्वितीय, राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी, एक तो जैसे बीजेपी की जीत हो रखी जी 47 सीटों पर जी, ये तो सबसे बड़ी है बीजेपी, लेकिन दूसरी कौन सी है जी? कांग्रेस। कांग्रेस 19 सीट है जी कांग्रेस की, जो कि सरकार में सम्मिलित नहीं होती, मतलब अपनी सरकार नहीं बनाती। उसके नेता को, जो दूसरा बड़ा दल है, के विरोधी दल का नेता के रूप में मान्यता मिलती है। तो विरोधी दल का नेता बनता है दूसरी बड़ी पार्टी जो वहां पर हार जाती है, वो मिलते हैं जी वहां पर जी विरोधी दल के नेता। अब इसके लिए प्रश्न क्या बनता है पेपर में? बनता है कि जो विरोधी दल का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, उसे क्या दर्जा मिलता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान उसे सुविधाएं। तो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती है किसे? विपक्ष के नेता को, जो विरोधी दल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट देखकर चलना। उसे अलग से कार्यालय भी मिलता है, वेतन भत्ता भी मिलता है, वही उस प्रकार से आवास भी मिलता है। यही पॉइंट पढ़ने बस विरोधी दल के नेता के लिए, कि जो हारी हुई पार्टी है, उस हारी हुई पार्टी का जो नेता है और सबसे बड़ी जो पार्टी है हारी हुई सबसे बड़ी जो पार्टी है वहां पर, उसके नेता को विरोधी दल का नेता माना जाता है और उसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलता है। वेतन भत्ते भी कैबिनेट मंत्री के समान मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस हमारे लिए। अब चलिए आगे जरा। सचिवालय के विषय में बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने पीछे पढ़ ली है, आगे आइए हमारे सामने। यहाँ पर आइए, यहाँ से प्रश्न उठता है जी, संसद में प्रतिनिधित्व, यहाँ से प्रश्न चलता है। आइए जरा इस पर। राज्य में लोकसभा की सीट, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? 5। अभी देखो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, कौन कौन सी सीट से कौन कौन जीत कर आएंगे। आप लोग जैसे चुनाव हो जाएंगे यहाँ पर उन पांचों सांसद के नाम लिखने जी यहाँ पर, जब वो चुनाव हो जाएंगे जी लोकसभा के। तो लोकसभा की सीट कितनी है? 5 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है जी? 3 है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 और राज्यसभा की सीट 3 है। अब देखो लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार है। एक अल्मोड़ा में सीट है लोकसभा की, पौड़ी में, टिहरी में, नैनीताल में, 4 हो गए जी। और एक कौन है जी? हरिद्वार की। 5 सीट लोकसभा की कहाँ कहाँ याद रखनी पड़ेगी जी आपको, बहुत जरूरी है जी, पेपर के लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। 5 सीटें जी, इंपॉर्टेंट है जी नाम। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। मतलब जैसे हरिद्वार है या देहरादून है, हरिद्वार और देहरादून में देखे हम लोग देखे कितनी विधानसभा सीट आ जाएगी एक लोकसभा में। जैसे हरिद्वार को लोकसभा सीट मान ले, देहरादून में तो है ही नहीं, वहां पर सॉरी जी, देहरादून में लोकसभा नहीं है, हरिद्वार में लोकसभा है जी, और अल्मोड़ा में लोकसभा है, पौड़ी में लोकसभा है, टिहरी में। तो अगर हम लोग कहने लगे अल्मोड़ा के अंतर्गत कितनी होगी, पौड़ी के अंतर्गत कितनी विधानसभा की सीट होगी, टिहरी में कितनी, तो किताब वाला बताना चाह रहा है कि एक लोकसभा में 14 विधानसभा सीट है, ये बताना चाह रहा है जी। इसे डिटेल से पढ़ाएंगे, अलग अलग भी है जी, समझाएंगे, बस अभी 14 को ध्यान रखिए जी। अल्मोड़ा की जो विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जनजाति की है, मतलब एसटी की है। एसटी की सीट लोकसभा की कहां पर है आरक्षित, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जी। एसटी में लोकसभा की सीट अल्मोड़ा में। और आप लोग बताओ कि एसटी की विधानसभा की सीट कहां है? तो 2 जगह है एसटी की विधानसभा में, एक चक्राता में, एक नानकमत्ता में। और एसटी की लोकसभा की सीट कहां है? अल्मोड़ा में। तीनों को याद रखे, विधानसभा की 2 है और लोकसभा की 1 है एसटी के लिए, तीनों को याद रखे। आगे देखे जरा न्यायपालिका। यहां से जो भी पॉइंट आपके पेपर के लिए है आवश्यक, उन्हें देखेंगे हम लोग जरा, ठीक है जी। अब देखकर चलेंगे जरा इन्हें जी। यहां पर न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन है जी? न्यायपालिका है। न्यायपालिका को शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग बता। तो 2 महत्वपूर्ण अंग कौन से? एक विधायिका है और एक कार्यपालिका है। विधायिका और कार्यपालिका 2 महत्वपूर्ण अंग ये मिलेंगे शासन में जी, हम लोग देखकर चले। अब देखो विधायिका, कार्यपालिका और एक क्या है जी? न्यायपालिका। 3 महत्वपूर्ण अंग मिल रहे जी,
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के। तो तीनों अंगों को देखो जरा। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका वही मंत्री परिषद है आपकी जी, कार्य करती है, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के नीचे अन्य मंत्री है, वो कार्यपालिका जी। और विधायिका कौन है जी? विधानमंडल, विधानसभा, ये विधायिका जो कानून बनाती है। न्यायपालिका क्या है जी? आपका हाईकोर्ट और उसके नीचे की अदालत, ये न्यायपालिका। अब देखो ये कहा विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है न्यायपालिका। नियंत्रण स्थापित करती है न्यायपालिका। कहां तक नियंत्रण स्थापित होगा? जहां तक ये निकाय कौन? विधायिका और कार्यपालिका। विधान, विधान मतलब नियम, संविधान, विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं, मतलब संविधान से बाहर जाकर के काम करने लगते हैं जब विधायिका और कार्यपालिका, तब न्यायपालिका इन पर नियंत्रण करती है। जो विधायक होते हैं विधानसभा में, और जो मंत्रिपरिषद होती है जो विधानसभा में, और विधायक होते हैं, विधायिका हमारी मंत्रिपरिषद होती है, और जो कार्यपालिका होती है जी, ये जब संविधान से बाहर होकर काम करने लगे तब इन पर नियंत्रण करने के लिए कौन है जी? न्यायपालिका है। तो इस कारण से हम लोग कहेंगे न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कहते हैं। इंपोर्टेंट लाइन है, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन है जी? न्यायपालिका। और संविधान का प्रहरी, सजग प्रहरी, लगातार पहरा देती है संविधान का कौन? न्यायपालिका। तो संविधान का सजग प्रहरी कौन है? हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। और देखो यहाँ पर न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक भी कहते हैं। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर, मतलब राज्य में न्याय प्रशासन में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? राज्य में। राज्य की बात हो रही है, देश की नहीं, पूरे राज्य में कौन है जी सबसे ऊंचे? न्यायपालिका में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जो होता है राज्य में सबसे ऊंची अदालत है जी राज्य में जी। तो सबसे ऊंची न्याय करने के लिए क्या मिलेगी? अदालत यहाँ पर जी हाईकोर्ट मिलेगी। अब उच्च न्यायालय के नियंत्रण में, उच्च न्यायालय के अधीन, उच्च न्यायालय के नीचे भी और भी अदालत है, अनेक अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब नीचे, अधीनस्थ न्यायालय है। जैसे जिला न्यायालय बना है जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना, पारिवारिक न्यायालय बना रखे अलग अलग से जी, पारिवारिक न्यायालय। तो इन नीचे की अदालत भी है, लेकिन सबसे ऊंचे क्या है जी राज्य में? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से भी ऊपर पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट है, वो है उच्चतम न्यायालय। अब देखो जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, अनेक छोटे छोटे न्यायालय राज्य में बने हुए, जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां भी है। तो हमने क्या पढ़ा न्यायपालिका में? न्यायपालिका में दो बार से सुनना आप लोग, हमने पढ़ा कि एक तो न्यायपालिका और एक विधायिका और एक कार्यपालिका। आपके ये तीन अंग है किसके जी? शासन के। शासन के तीन मुख्य अंग है। अब तीन मुख्य अंग में देखे, जब विधानसभा या विधायिका और कार्यपालिका संविधान से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो इन पर नियंत्रण कौन रखती है जी? न्यायपालिका नियंत्रण करती है फिर इन पर जी। अब देखो संविधान से परे जाकर जब ये कार्य करते हैं तो इस कारण से न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कहते हैं। और संविधान का क्या बोलते हैं? सजग प्रहरी कहते हैं। इस कारण से हम लोग देखते हैं प्रदेश में शीर्ष निकाय क्या है जी? न्याय शासन का तो उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में क्या है जी? जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। अब पढ़ते हैं जी उच्च न्यायालय को, जरा हम लोग देखें जरा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय संबंधित आप लोग प्रश्न देखना, यह है जी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के, कौन से अनुच्छेद के तहत गठित होता है संविधान के? तो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत। इंपोर्टेंट लाइन, 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 214। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, इस लाइन को याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 214 में। अब देखो इस अनुच्छेद के अनुरूप ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भी एक उच्च न्यायालय मिल गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो प्रश्न क्या, देश का 20वां उच्च न्यायालय कहां बना? तो नैनीताल में बना। तो हमारे उत्तराखंड में कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? 20वें नंबर का। और कब बना? 9 नवंबर 2000 को जी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनाया हाईकोर्ट 9 नवंबर 2000। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 127। तो हाईकोर्ट प्रत्येक राज्य के लिए होगा अनुच्छेद 214 में। और देखो अनुच्छेद 127 क्या कहता है। इसके अंतर्गत देखो क्या बता रहे, उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 127 के अनुसार जो हाईकोर्ट है, ये हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालयों या न्यायिक अधिकारियों को अपने नीचे रखने का पूरा अधिकार है। उन्हें वहां पर उनकी जांच रखे कि वे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वहां पर उन पर पूरा ध्यान रखने का अधिकार है अनुच्छेद 127 के तहत।
वर्तमान में ध्यान दें, वर्तमान में राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है उत्तराखंड हाईकोर्ट में, तो 11 न्यायाधीश है। और राज्य उच्च न्यायालय में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में 11 न्यायाधीश है, ध्यान रखना अभी जरा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इंपोर्टेंट, पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे जी, पहले मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र अभ्यंकर देसाई, उत्तराखंड के पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने अशोक अभ्यंकर देसाई। आप लोग हमें बताना कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम तो अशोक अभ्यंकर देसाई है, लेकिन हमें यह बताओ कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड में, बताकर चलो जरा, आप लोग ध्यान दो जरा पॉइंट पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्तमान, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है ये बताइए आप लोग जरा। वर्तमान में हम लोग कहेंगे उनका नाम है यहाँ पर जी रितु बहारी, एक रितु खंडूरी पर ही पीछे वो विधानसभा की अध्यक्ष, हम लोग रितु बहारी बता रहे हैं अब। तो देखो जरा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है जी, रितु बहारी, बहारी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है रितु बहारी, यहाँ पर जो बनी हुई है। और प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार, उनका नाम था GCM रावत, पहले रजिस्ट्रार थे। अच्छा, वर्तमान में रजिस्ट्रार बताओ कौन होंगे वर्तमान में, आप लोग लिखकर चलना, ऐड करके चलना दोनों पॉइंटों को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी है और वर्तमान रजिस्ट्रार का नाम भी लिखेंगे आशीष नैथानी। वर्तमान में रजिस्ट्रार एक बार चेक कर लेना, वर्तमान में जी यही है आशीष नैथानी, आशीष नैथानी। यदि चेंज हो गए हो तो एक बार आप लोग भी चेक करने की हैबिट बनाए, नैथानी, आशीष नैथानी थे, याद रखेंगे आशीष नैथानी वर्तमान रजिस्ट्रार। अब देखो आगे लिखा है मुकदमों को, अब देखो मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु, मतलब हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में मुकदमे इतने ज्यादा है आप लोगों के यहाँ पर कि लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, 2 साल 10 साल 20 साल केस चलते रहते हैं। शीघ्र निपटाने के लिए क्या किया गया उत्तराखंड में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब भारत में 45वें नंबर का त्वरित न्यायालय बनाया गया। त्वरित का मतलब शीघ्र मुकदमों को निपटाने के लिए, त्वरित बहुत तुरंत, त्वरित का अर्थ तुरंत, तो कौन से नंबर का बना, 45वें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। और कब बना उत्तराखंड में, अप्रैल 2001, याद रखे पॉइंट को। देखे जरा आगे, लोक अदालत भी बनने छोड़ देंगे उसे पॉइंट को, यहां पर आओ बस जरा। प्रदेश के पंचायती राज कानून, पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतें भी मुकदमों को सुनती है जी, आप लोग देखते हैं आस पड़ोस में जी, गांव में सुन लेती है, वे भी पंचायत। अब पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का गठन भी किया गया, तो उत्तराखंड में न्याय पंचायतें भी बनी हुई है जी, न्याय पंचायतें बनी हुई है जो कुल मामलों में कितने रुपए तक का मामला की सुनवाई कर सकती है, तो 500 रुपए तक के जुर्माने लगा सकती है जी न्यायालय जी, 500 रुपए तक की सुनवाई कर सकते हैं, इतना दंड दे सकती है पंचायती राज कानून में जी। तो न्याय पंचायत जो होती है कितने रुपए तक के, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुन सकती है जी, दंड दे सकते हैं, तो 500 रुपए, ये इंपोर्टेंट पड़ेगा पॉइंट जी। आगे चले जरा, अब देखो एक पॉइंट आया है एक बॉक्स में यहाँ पर जी, देखे जरा, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कुछ पॉइंट ऐड भी करवाएंगे आप लोग, ध्यान रखना, लेकिन अभी जो पॉइंट किताब में है पहले उन पर काम कर रहे हैं जी हम अभी। देखे जरा, उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। इसकी नैनीताल में हम लोग देखेंगे, नैनीताल के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है, 100 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया गया है जो भवन हम लोग देखकर चलते हैं, हाईकोर्ट का है जी। अंग्रेजी शासनकाल के गवर्नर संटोनी मैकडोनाल्ड, इंपोर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे, संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण कराया था, तो अंडरलाइन रखेंगे। नैनीताल में जो भवन बना है न्याय कोर्ट का, उच्च न्यायालय बना है, इसका भवन किसने बनवाया था, संटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था। कुछ समय के लिए इसमें ब्रांसडेल स्कूल भी था, कुछ समय के लिए ब्रांसडेल स्कूल भी चला इसमें उस समय, और इसका निर्माण किसने कराया था, संटोनी मैकडोनाल्ड ने, 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अब देखो आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को 1962, इंपोर्टेंट है जी, अंडरलाइन करना 1962 ईयर को, 1962 से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो यूपी ने, मतलब किसने बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को, उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को 1962 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, इंपोर्टेंट लाइन। यूपी ने नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बना, 1962 में, या किस स्थान को बना, तो नैनीताल को। इसका उपयोग फिर सचिवालय भवन के रूप में किया था यूपी ने। अब देखो यहाँ पर इस भवन का RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में उपयोग किया हुआ था, छोड़ सकते हैं जी। नैनीताल से
ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय भी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको बता देते हैं कि इसका देखो यहाँ पर निर्माण करा सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या चला, ब्रांचडेल स्कूल चला। और देखो नैनीताल को क्या बताया, यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया, 1962 में। पॉइंट लिखेंगे जरा यहाँ पर जी, आप लोग पॉइंट लिखकर चलेंगे। यहाँ पर क्या पॉइंट लिखेंगे कि जो नैनीताल राजभवन है हम लोग देख कर चलेंगे, मैकडोनाल्ड ने जिसे बनाया है, इसका डिजाइन किसने बनाया था, हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, भवन का क्या है जी, डिजाइन। डिजाइन किसने बनाया, आप लोग लिख कर चलना पॉइंट को, डिजाइन। डिजाइन बनाया है स्टीवेंसन। हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी, जो नाम लिख कर चलेंगे, स्टीवंस ने क्या किया, नैनीताल राजभवन का डिजाइन बनाया और इस भवन को बनाया था, हम लोग देखकर चले, मैकडोनाल्ड। एक ने डिजाइन बनाया, एक ने इसका निर्माण करा। उच्च न्यायालय भवन की यदि बात करें, कब हम लोग देखें इसकी नींव रखी गई, तो इसकी नींव कब रखी गई आप लोग को बताएं हम लोग, नींव लाइन इंपोर्टेंट है जी, ध्यान रखना। नींव कब की है, हम लोग कहेंगे 27 अप्रैल 1897 में इसकी नींव रखी गई थी। 27 अप्रैल 1897 में इसकी नींव रखी गई थी, जो हम लोग पढ़कर चले। लेकिन पूरा कब हुआ ये काम जी, हम लोग कहेंगे पूर्ण कब हुआ, तो हम लोग लिख रहे ब्रैकेट में पूर्ण कब हुआ ये, तो हम लोग कहेंगे 1900 में। 1900 में पूरा हुआ है। 27 अप्रैल 1897 में इसकी नींव रखी गई थी। इंपोर्टेंट लाइन है, ऐड करके चलना जरा आप लोग जी जरा, ठीक है। अब देखो जरा, इसी में देखिए आगे लोकायुक्त दिया है। लोकायुक्त में हम लोग देखेंगे लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी, उत्तराखंड में लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। बस ये लाइन अंडरलाइन करनी है कि लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में कब पारित हुआ, 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त संगठन विधेयक कब पारित हो रहा है जी, एक नया विधेयक, तो हम लोग देख कर चलेंगे 1 नवंबर 2011 को ये विधेयक पारित किया गया। ये लाइन अंडरलाइन करना। इस लोकायुक्त में कौन कौन आ रहे, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, आईएएस सहित सभी लोक सेवकों की जांच की जा सकती है। इस हम लोग देखते हैं लोकायुक्त के तहत जी। इसमें कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य होते हैं, नए कानून के अनुसार बताया गया लोकायुक्त संगठन में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। इसमें हम लोग देखेंगे 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसमें जरूरत के मुताबिक 7 सदस्य तक हो सकते हैं, लेकिन 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य बताया गया इसमें, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो 7 तक ले जा सकते हैं। और इसमें जो आधे सदस्य होंगे, आधे सदस्य वे 20 साल के अनुभव वाले होंगे, 20 साल के अनुभव रखते हो जी, हम लोग देख कर चलते हैं यहाँ पर लोकायुक्त जो बनेंगे। बाकी सभी आधे सदस्य लोक सेवा में, अन्वेषण में, सतर्कता या भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासनविद, पत्रकारिता, सूचना अभियांत्रिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखते हो। ये बात कही गई है कि 20 साल का अनुभव कम से कम रखते हो जी यहाँ पर जी। इस प्रकार से बताया गया हमें। हमारे लिए इसमें इंपोर्टेंट क्या पड़ेगा, हमारे लिए इंपोर्टेंट पड़ेगा यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट ये कि राज्य की विधानसभा में कब पारित हुआ, 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक। अब देखो इसके बाद हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। इसके बाद जी पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंड कर देंगे इस चैप्टर का, लेकिन इससे पहले जितना भी पढ़ा चुके आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सारे को एक बार और रिवाइज करना। हम लोग आपके तरीके सुधारवाना चाह रहे जरा चीज़ों के। 3 दिन या 4 दिन की क्लास लगाई हम लोगों ने जो भी अभी। अब आप लोगों का यहाँ पर काम होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे कि जितनी 3-4 दिन की क्लास आप लोगों ने की थी उसे 2 या 3 बार रिपीट करोगे। नेक्स्ट इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं जी अब नेक्स्ट क्लास में जी, तो आप लोग उसे करके चलना जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। यदि कुछ भी आप लोगों को किताब के विषय में, बुक के विषय में जानना होगा, जो भी आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।